खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। यह खबर रह रहकर बार बार आती है, लेकिन बार बार इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं हो पाती। इस बार तो बिहार की 40 सीटों का ब्रेकअप भी सामने आ गया। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, पासवान की एलजेपी को 5 और कुशवाहा की आरएलएसपी को 2। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो कि हुआ नहीं। एलजेपी और आरएलएसपी ने इस खबर को खारिज कर दिया। मतलब यह कि बिहार में रीजनल पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि कोई भी पार्टी झुकने को तो तैयार है नहीं। उधर यूपी में भी 2 रीजनल पार्टियों एसपी बीएसपी ने साथ आकर बीजेपी की परेशानियां बढ़ा दी हैं। नतीजतन बीजेपी संघ की लखनऊ में 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक में सरकार, संघ और संगठन के बीच हिंदुत्व और राम मंदिर पर फोकस करने को लेकर बात हुई। तो क्या यह माना जाए कि रीजनल पार्टियों के नाम रहेगा इस बार 2019 का लोकसभा चुनाव? यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमानों से करेंगे बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। – 2019 पार्लिमानी इंतखाबात से कबल सियासी जमातों ने मुहाज आराइयां शुरू कर दी है। खुसूसन मकामी सियासी जमातें पार्लिमानी नशिस्तों को लेकर आपस में डील कर रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा सके। वहीं मिशन 2019 के लिए सियासी मुद्दे भी तलाश किए जा रहे हैं, जहां मकामी पार्टियां रियासती सतह के मसाइल को मुद्दा बना रही हैं। वहीं बीजेपी हस्बे रिवायत राम मंदिर तामीर की सियासत में सरगर्म है, क्योंकि यूपी में कानूनी नज़्म-ओ-नस्क और गंगा सफाई जैसे अहम मसले हल नहीं हो सके हैं। वाज़ेह है कि मिशन 2019 के लिए लखनऊ में 6 घंटों में लाए अमल तैयार किया गया। मीटिंग में आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी वगैरह समेत सभी अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी सदर अमित शाह और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मीटिंग में आरएसएस ने राम मंदिर तामीर और हिंदुत्व के मुद्दे को 2019 के लिए अहम करार दिया और राम मंदिर तामीर पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत जारी की है। राम मंदिर की चर्चा आज राम मंदिर की चर्चा इसमें नहीं हुई थी। आज चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं। जहाँ तक सवाल है संघ का और बीजेपी का, जब भगवान राम का नाम बहुत ज्यादा लिया जाने लगे तो समझ लीजिएगा कि चुनाव आ गए। उधर मिशन 2019 के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जबरदस्त घमासान जारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कुल 70 पार्लिमानी नशिस्तें हैं और बिहार में 40 पार्लिमानी सीटें हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का इत्तेहाद बरकरार रहेगा, लेकिन दीगर इत्तेहादी पार्टियों के साथ सीटों की तकसीम पर तजुब्जुब की सूरत हाल बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी और एसपी इत्तेहाद को बुरी नजर लगने का खदशा है। इन दोनों जमातों का इत्तेहाद मिशन 2019 में काफी अहम किरदार अदा कर सकता है। 2014 में लोजपा को 7 सीट मिला था। उस समय जो लोजपा का ग्राफ था और आज जो लोजपा का ग्राफ है, पार्टी का भी ग्राफ है और हमारे पार्टी लीडर का भी ग्राफ है, उससे ऊपर है, नीचे नहीं है। हमको 7 के अलावा और सीट चाहिए। लोजपा 7 से नीचे नहीं जाएगी, किसी भी कीमत पर किसी 7 से नीचे नहीं जाएगी। इस संबंध में भी हमारी पार्टी का शुरू से ये क्लियर कट स्टैंड रहा है कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में तभी कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि करेगी जब हमारी पार्टी को समझौते व गठबंधन में सम्मानजनक सीटें मिलती हैं। कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल करना चाहिए और तमाम दल जो एक सोच के हैं उनको अपने साथ लेकर के लड़ना चाहिए। देखना अहम है कि इलेक्शन 2019 में इलाकाई सियासी जमातें किरदार क्या अदा करती हैं। कांग्रेस की वापसी मुमकिन होती है या फिर बीजेपी का ही दबदबा कायम रहता है। यूं हिज़्ब इख्तिलाफ बीजेपी का मुहासरा करने के लिए मुत्तहिद नजर आ रहा है और बीजेपी की छवि को हिंदुत्व और राम मंदिर पर सियासत करने वाली जमात बताने की कोशिशों में मसरूफ है। देखना होगा कि क्या अवाम भी हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो रीजनल पार्टियों के नाम रहेगा क्या 2019? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। तरुण चुग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरवत फातिमा हमारे साथ हैं,
कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं। हमारे साथ हफीज गांधी साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर सुबोध कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरएलएसपी यानी उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी एनडीए की पार्टनर है, उसके नेशनल स्पोक्सपर्सन है। सुहेली मेहता हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे पटना से वो जुड़ रही हैं हमारे साथ, जेडीयू की स्पोक्सपर्सन है। और यासिर जिलानी आज हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में संघ का, आरएसएस का पक्ष रखने के लिए। लेकिन पहला सवाल तरुण चुग साहब आपसे, क्या आपको लगता है कि 2014 और 2019 में बहुत बड़ा फर्क है? 2014 में जिस तरह की लहर देखी जा रही थी, आप क्या ईमानदारी से यह बात मानेंगे कि 2019 में वो बात तो नहीं है? और यही वजह है कि रीजनल पार्टीज आगे आकर दम भर रही हैं और अपना हक मांग रही हैं। बिहार में लगातार हम ये देख रहे हैं कि जेडीयू इस बात पर अड़ी हुई है कि जितनी सीटें बीजेपी लड़ेगी उतनी ही सीटें हम भी लड़ेंगे। क्या इसका रीजन यही है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है वहां पर? ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2014 और 2019 में बहुत फर्क है। 2019 में हम 2014 से ज्यादा मजबूत हैं, और खास तौर पर जिस प्रांत की आप बात कर रहे हैं, हमने बिहार में उस समय आमने सामने नीतीश जी के सामने हमने चुनाव लड़ा था। आज नीतीश जी की पार्टी और हमारा पुराना गठबंधन वो मिला के चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार बिहार में स्वीप होगा। और अगर आप पूरे देश की बात करें तो 2014 से 2019 में हम बेहतर हैं, क्योंकि हमने लोगों को परफॉर्म करके दिखाया। इस देश के अंदर गरीब को पहली बार लगा है कि एक गरीब की सरकार, गरीब के लिए काम करने वाला प्रधानमंत्री, गरीब की चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, और गरीब भी वो जिसको बीपीएल से भी बीपीएल नीचे का सबसे, जिसके घर में रसोई गैस नहीं, हमने 7.5 करोड़ लोगों के घर में रसोई गैस पहुंचाना है। 8 करोड़ 7.25 करोड़ लोगों को ठीक है, लेकिन बिहार शौचालय बना के दिया है। क्यों नहीं इस हो पा देश रहा के है? हर आदमी को मकान दिया जा रहा है कि 50-50 का फॉर्मूला दिया गया है, 16, 17, 5, 2 इस पर बात तय हो गई है। लेकिन दूसरे ही आप ही के जो कि एनडीए के पार्टनर हैं वो इस बात का खंडन कर देते हैं, कहते हैं नहीं अभी तो कुछ मसला तय ही नहीं हुआ, हमसे तो बात ही नहीं हुई। एलजेपी और आरएलएसपी कहते हैं अभी सब चीजें पाइपलाइन में हैं, लेकिन हम ना तो हमारे मतभेद हैं ना मनभेद हैं। दोनों का निशाना सामने और स्पष्ट है कि देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ से चलानी है, ताकि देश के गरीब का भला हो सके, देश के आम आदमी का भला हो सके। इसलिए हमारे सभी सहयोगी दलों के मन में कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मजबूत गठबंधन बना के लड़ेंगे। और आपसे मैं निवेदन करता हूं, अभी 8 महीने लगभग पड़े, आप तैयार रहिए। आपके चैनल पर जब ये चुनावों के परिणाम आएंगे, मैं निश्चित रूप से इसी चैनल पर रहूंगा और आपकी ओर से बधाई स्वीकार करूंगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन हमारे साथ सुहेली मेहता, डॉक्टर सुहेली मेहता हैं जेडीयू की तरफ से। समीर भैया, हमें पूरा विश्वास है देश की जनता हमारे साथ है। ठीक है, ठीक है, वो तो देश की जनता तय करेगी। सुहेली जी, मुझे ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि जेडीयू की जो डिमांड है उस पर आप ही के सहयोगी जो हैं आरएलएसपी, एलजेपी, वही सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के पार्टनर्स ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं जेडीयू हक से ज्यादा मांग रही है, इस पर तो बात बन ही नहीं सकती। देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसे डिमांड नहीं होते। एनडीए के घटक के किसी भी दल में इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। अब जो सभी पार्टी के, जो घटक दल के सभी पार्टी हैं, सभी के शीर्ष नेता आपस में बात करते हैं और सभी को अपनी अपनी बात रखने का हक है। जो भी लोग कह रहे हैं, जो बड़े नेता हर पार्टी के कह रहे हैं, सब अपने मन की बात कह रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए नहीं चाहिए। हमने कभी कोई डिमांड नहीं रखी। ये 50-50 का फॉर्मूला बार-बार प्लान क्यों किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से? डॉक्टर सुहेली जी, ये सवाल है। देखिए, आपसे किसी ने कहा क्या? अभी तक तो हमें नहीं सुनने में आया है कि कोई डिमांड कर रहा है। सिंह आपके सांसद हैं, कोई आप ही की पार्टी के सांसद हैं। तो वो डिमांड कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि सारा मसला हल हो गया है, फॉर्मूला तय हो गया, यानी बीजेपी के पास जितनी सीटें उतनी सीटें जेडीयू के पास। हाँ, तो उनकी, वो हमारे पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं। वो
संगठन के प्रधान महासचिव हैं, उनकी बातें हुई होंगी तो वो बोले हैं। तो इसमें कहाँ किसी तरह की बात हो रही है? नहीं, तो वही हम कह रहे हैं कि इस तरह की ये डिमांड नहीं हुआ, वो कह रहे हैं, वही हमारा ये कहना है कि हम डिमांड नहीं करते हैं, मामला तय हुआ है वो बात वहां पर कर रहे हैं। अब जिन्हें जो डिमांड रखना मैं कह रहा हूं कि ये 50-50 का फॉर्मूला प्लांट किया जा रहा है ना बार बार जेडीयू की तरफ से। कहा जा रहा है कि भाई नहीं 16 सीटें हम, 17 सीटें वो, ताकि जो आपके जो बाकी सहयोगी दल हैं, आरएलएसपी, एलजेपी, उनको मिर्ची लगे, वो अलग हो जाएं एनडीए से। मंशा ये है क्या? सीधा सवाल पूछ लेता हूं अब। नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, उसके जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोग एक तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी की पूरी 40 सीट बिहार में जीतने का पूरा प्लान है। और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हर हाल में सभी पार्टी के लोग मिलकर और एक मत बनाएंगे और चुनाव में उतरेंगे। उद्देश्य है 40 सीट जीतने का। छोटी मोटी जो अंदर की बात होती है वो सब तो बिल्कुल अपने आप सही हो जाएगी। अभी सारे लोग अपनी मांग रख रहे हैं। हमारे शीर्ष नेता ने बिल्कुल सही कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि कहीं कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है, सारे मामले सुलझ गए हैं और कुछ दिनों के अंदर ही सीट बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। अब सही समय देखकर कर दिया जाएगा। इसमें कहाँ, ये देखिए हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं है कि सीट बंटवारे में किसको कितना मिलेगा। कि आप भी यही कह रही हैं। सुबोध जी हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएसपी से। सुबोध जी, कुल मिलाकर एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो गया है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, 50-50 के फॉर्मूले पर बात हो गई है, यही तो कह रहे थे आरसीपी सिंह साहब। यानी इसको तय माना जाए ना फिर ये? देखिए समीर भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि सीटों का बंटवारा हो गया है। ये न्यूज नहीं है, ये एक व्यूज है, किसी के द्वारा प्लांटेड व्यूज है। सुहेली जी भी मान रही हैं कि ऐसी कोई बात हुई नहीं है। आप देखिए, जब तक घटक दलों का मीटिंग ना हो जाए, 1-to-1 मीटिंग हुई है नीतीश जी की अमित शाह जी के से, 2 बार हुई है, पटना में हुई है, दिल्ली में हुई है, हमारे अध्यक्ष की भी हुई है भूपेंद्र जी से। लेकिन ये मान लिया जाए कि सब चीज हो चुका है। देखिए एक प्रोसेस है, प्रोसेस में लगातार बातें चल रही है, हर किसी की बातें चल रही है, लेकिन जब तक घटक दल एक साथ बैठेंगे नहीं और शीर्ष नेता बैठने के बाद ही तय करेंगे कि ये क्या होगा, फिर आप लोगों को फॉर्मल बताया जाएगा। ये जो न्यूज आपके मीडिया में जो आ रहा है, मैं मानता हूं कि ये न्यूज नहीं है, ये व्यूज है। ये उन लोगों का व्यूज है जो कि प्रधानमंत्री जो अभी हैं उनको फिर से प्रधानमंत्री ना देखें। कहीं ना कहीं एनडीए के पार्टनर्स के बीच में एक खटास पैदा करने वाला ये व्यू है। और ये प्लांटेड व्यू है। सुहेली जी भी इस बात को मान रही हैं। जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई है तो ये 2 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, 7 सुहेली जी की लड़ेंगे। तो पार्टी प्लांट कर रही है फिर आपके हिसाब से? आप कह रहे हैं ये प्लांट किया जा रहा है, तो फिर सुहेली जी की पार्टी ही तो प्लांट कर रही है। राज्यसभा सांसद जेडीयू के ही तो हैं आरसीपी सिंह, वो कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है, जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, 50-50 फॉर्मूले की बात हो रही है। अब मुझे ये बताइए कि आरएलएसपी को क्या ये 50-50 फॉर्मूला जो है ये मंजूर है या नहीं है? क्योंकि फॉर्मूला वो ये है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी क्लियर कर दूं कि जेडीयू और बीजेपी में 50-50 सीटें बढ़ जाएंगी 40 में से, और उसके बाद जो बचेंगी उसमें से एलजेपी और आरएलएसपी को दे दिया जाएगा। उस हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से 5 सीटें एलजेपी और 2 सीटें आरएलएसपी को मिल रही। ये मंजूर है आपको? देखिए हमारा जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है। जेडीयू का जो अलायंस है पोस्ट पोल अलायंस है। जी। और लगातार पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जेडीयू का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और जो ऑफिस सीकिंग मॉडल है उनकी राजनीति है, और हमारा राजनीति सर्विस मॉडल राजनीति है। लगातार वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं और हम उनको क्रिटिसिज्म नहीं, एक साथी होने के नाते, एक सहयोगी होने के नाते उनकी शॉर्ट कमिंग गिना रहे हैं, ना कि हम बीच में खटास पैदा कर रहे हैं। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है कि जो हमारी जो
लगातार आप देख रहे होंगे 2014 में हमें 3 सीट मिली। हाँ। लगातार वहां से हम बिहार में सर्विस मॉडल के तहत हम लगातार जनता के बीच में, जमहूरियत जनता भगवान होती है, हम उनके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा सुधार का आंदोलन हो, कॉलेजियम सिस्टम का रिफॉर्म हो, लगातार बिहार की जनता जान रही है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार काम कर रही है। हमारा जनाधार लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारे पार्टी में उसके बाद मतलब 3 सीटों से कम में मंजूर नहीं होगा आपको कोई फॉर्मूला? नहीं, मैं ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत फीडबैक वो ले रहे हैं, और जो मुझे सम्मान के तहत जो हमने काम किया है, उस काम के तहत मुझे लगता है कि जेडीयू भी और साथ में बीजेपी भी हमें सम्मान के साथ हमें इस गठबंधन में अपना भागीदार बनाएगी, और आगे भी हम उसी तर्ज पे काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीजेपी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है, उनके पास भी एक रिपोर्ट आ रही होगी, उस कारण से मुझे लगता है कि 3 क्या उससे बहुत आगे की गाड़ी में हमारे ठीक है, 3 से ज्यादा की दावेदारी यानी है आप। आरएलएस स्पीकर सरवत फातिमा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार की पॉलिटिक्स भी करती हैं। सरवत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब आपने तीनों को सुन लिया, बीजेपी भी, जेडीयू भी, आरएलएसपी भी, एनडीए के 3 जो दल हैं उनकी बातें आपके सामने है। क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन का कुछ फायदा कांग्रेस और आरजेडी को हो सकता है क्या बिहार में? इस उम्मीद में है? समीर, इसकी बात तो बाद में करेंगे कि इसका फायदा हमें मिलेगा या नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार की जनता और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पे जरूर है। इन लोगों के इस सारे ड्रामेबाजी से पिछले 6-8 महीने से ये तीनों चारों जो वहां पे अलायंस है, एक दूसरे पे पाला खेलते हुए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार और वहां जो भी छोटी मोटी बड़ी जितनी भी घटना हो रही है, इन सब से दरकिनार होकर के नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ सीट और अपना सीट शेयरिंग और अलायंस को कैसे बचाए रखे, अपने आप को कैसे आगे फेस बनाए रखे, इसी चक्कर में सिर्फ लगे हुए, चाहे बिहार की जनता का जो हाल हो जाए। ये बात सही है कि आने वाले दिनों में इनका जो हशर होने वाला है वो तो आप सब भी देखेंगे और हम सब भी देखेंगे। अभी जिस तरह से तरुण जी कह रहे थे कि फिर से दोबारा हम लोग एकदम बहुत, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहाँ है? 2000 सरवत जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? तेजस्वी तो हमें जगह जगह घूमते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वहां पर कांग्रेस का कौन चेहरा है? या पूरा जिम्मा आपने तेजस्वी के कंधों पर ही डाल दिया कि वही बेड़ा पार कर देंगे? बिल्कुल आपको बताते हैं। हाँ, देखिए समीर, अगर आपको मालूम हो तो बिहार में अभी अभी हमारे नए अध्यक्ष आए हैं, मदन मोहन झा जी, जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। ब्राह्मण कम्युनिटी जो एक काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं अलग हो गया हुआ था, तो आज वो वहां पे करीब 27 साल बाद एक चेहरा आया है। और रहा सवाल तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी दोनों का ज्वाइंट काम होता है। अभी अभी 21 तारीख को श्री कृष्ण सिंह प्रथम पहले मुख्यमंत्री बिहार के थे, उनकी जयंती मनाई गई थी और उसमें पूरी भागीदारी तेजस्वी की, अगर आप कहीं देखे भी तो पोस्टर बैनर में भी हमारे तेजस्वी जी का जरूर फोटो था और मांझी जी का। और इसी तरह से अगर उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे लेकिन जनता के बीच जाने की मैं बात कर रहा हूं। आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रही थी, आप जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही थी कि नीतीश सरकार में उसका बेड़ा गर्क हो गया है, मैं उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की बात कर रहा था। आप जयंती मनाने की बात कर रही हैं, जयंती मनाइए, अच्छी बात है, वो मुद्दा नहीं हो सकता ना। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैं साथ की बात कर रही हूँ समीर, मैं सिर्फ साथ की बात कर रही हूँ। अभी बिहार का जो हाल है, बिहार की जनता जवाब देगी बीजेपी को और नीतीश कुमार जी को, आप देखते जाएं। ठीक है। मैं हफीज गांधी साहब मुझे ये बताइए कि अब जिस तरह से हमने देखा बीजेपी और संघ की एक समन्वय बैठक हुई और उसमें यह तय किया जा रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर चला जाएगा। वीएचपी को भी सुन रहे हैं ऐसा कि कुछ हिदायत दी गई है कि 6 दिसंबर को बड़ा जश्न मनाओ, इस तरह की बातें हम सुनने में आ रही हैं। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं बीजेपी को, और शिवपाल यादव ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बीजेपी के खेमे में आकर काम कर रहे हैं, नई पार्टी बनाकर। कम से कम चर्चा तो यही है। तो वो कितना डेंट कर सकते हैं आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं, अब जैसे बरेली का मामला था, बरेली में तो पूरी की पूरी आपकी समाजवादी पार्टी की यूनिट तोड़ ली शिवपाल यादव ने। तो अगर यही हाल रहा, आपसी खींचातानी और चाचा आपको इसी तरह से डेंट करते रहे, तो फिर कैसे लड़ेंगे बीजेपी से?
देखिए समीर साहब, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, तो मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति में कोई भी सिद्धांत नहीं है। उनका एक ही सिद्धांत है कि किस तरह से सत्ता प्राप्त हो, और सत्ता लोलुपता उनका वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स है। दूसरा उनका प्रिंसिपल है लूट और फूट का। वो आज देख रहे हैं देश में किस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में, तो लूट और फूट, जनता के बीच में फूट डालिए और जो है उनके वोट हासिल करिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। जहां तक हमारी राजनीति है, तो हमारी राजनीति साफ सुथरी है कि हम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मजबूत करना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। जो समाज में सौहार्द बिगड़ रहा है, वो सौहार्द कैसे कम्युनल हार्मनी की तरफ आए, इस डायरेक्शन में हमारी कोशिश है। हम इतना अब शिवपाल यादव जो डेट लगा रहे हैं, इतना जरूर कहेंगे, ये बताइए ना कि देखिए इतना जरूर कहेंगे, देखिए समीर साहब इतना जरूर कहेंगे कि 2019 का जो चुनाव है वो बहुत जरूरी चुनाव है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को जो भी शक्तियां हराना चाहती हैं, उनको महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में उभर रहा है उसका साथ देना होगा। और यदि कोई महागठबंधन का साथ नहीं दे रहा है तो इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। हाँ, तो शिवपाल यादव बीजेपी के साथ है ना, मान रहे हैं आप? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि महागठबंधन की मजबूती जरूरी है, क्योंकि हमने रिजल्ट दिए हैं। 5 उपचुनावों में से हमने 4 उपचुनाव जीते हैं, और कहीं ना कहीं एक जो गठबंधन उभर रहा है उसका ही ये नतीजा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गठबंधन का साथ जो शक्तियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं उनको देना होगा, क्योंकि गठबंधन की मजबूती ही भारतीय जनता पार्टी की हार है। ठीक है यासिर जिलानी, अब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि संघ की चर्चा बहुत हुई। यूपी में जिस तरह से बैठक हुई, मैराथन बैठक जिसे कहा गया 6 घंटे की, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है, देखिए आपको 2019 में दोबारा सत्ता में आना है तो राम मंदिर बनाना होगा। क्या यह बात सही है? और कहीं ना कहीं इसके पीछे डर इस बात का है कि एसपी बीएसपी अब एक साथ आ चुके हैं, इसलिए यूपी में 73 सीटें पाना तो नामुमकिन है। देखिए अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं खास करके बिहार को लेकर कर रहे हैं। हाँ, और बिहार और यूपी, बिहार और यूपी बिल्कुल जी, रीजनल पार्टी का आपने जो आप अभी चला भी रहे हैं अपने उसके अंदर जी। मैं आपको बताऊं, भारत के जो हिंदी पट्टी राज्य का जो सबसे बड़ा तीसरा राज्य है वो बिहार है। और बिहार के लोग बहुत समझदारी से राजनीति करते हैं। बिहार के लोगों को समझ है कि कौन विकास करेगा और कौन विकास कर रहा है। अभी देखिए, मैं सबको सुन रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता और समाजवादी प्रवक्ता को भी मैंने सुना, उन्होंने तो सीधे सीधे ये कहा कि हमने जो अध्यक्ष बनाया वो ब्राह्मण समाज से बनाया है। तो जाति समीकरण का मतलब धर्म और जाति को जो कांग्रेस ने हमेशा से एक अपने सर पे लेके चला, और भारत की राजनीति में ये जो सबसे गंदी सियासत कांग्रेस की देन है, वो अभी उनकी प्रवक्ता ने आपके सामने कह दिया कि, और वो सबने सुना है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये मसला ही नहीं है कि सीट किसको कितनी जाएगी। सारी की सारी जो पार्टी है, सारी की सारी जो पार्टी, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरएलएसपी हो, चाहे वहां की भारतीय जनता पार्टी, जो वहां के बिहार की यूनिट है, बहुत समझदार लोग हैं। उनको मालूम है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है। और जो हमारे लीडर हैं, जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनको भी मालूम है कि हिंदी पट्टी राज्य पे कितना उन्हें फायदा उठाना है। बहुत समझदार लोग हैं, सीटों पर मारामारी मची हुई आप कह रहे हैं। ये एक बहुत समझदार लोग हैं, परसेप्शन मीडिया में समझदार होते तो झगड़ा निपटा लेते घर में। आप देखिए ना, मैं आपको इनफाइटिंग बता देता हूं कि आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, आप राजस्थान का ले लीजिए। एक एक राज्य में कांग्रेस की तरफ से 4-4, 5-5 चेहरे मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार है। कैसे जनता विश्वास कर लेगी? उनके खुद के नेताओं में, मतलब वो बड़ी बड़ी बातें आके मीडिया में तो कह देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं उनके लीडर, लेकिन उनके जो नीचे की यूनिट है इतनी फूट है कि आप यकीन करें कि पब्लिक उनपे और उनके साथ साथ जो उनके पार्टनर हैं। अब आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जोगी साहब अलग लड़ रहे हैं, बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, राजस्थान में बसपा अलग लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा शो करते हैं कि इनसे ज्यादा अच्छा काम किसी ने करा नहीं है। नहीं, वो तो उनका काम है, जैसे आपका काम है। आप बीजेपी और आरएसएस की बात करेंगे, तारीफ ही करेंगे। हमने विकास किया है, ठीक है। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 17 महीने में उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। वो भारत की जो परम वैभव की बात पूरे दुनिया में की जा रही है, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता है कि वो चाहेगा कि 2019 में एक ऐसे आदमी या एक ऐसी पार्टी के
कि बहन जी को लाएं कि दूसरों भारत को को लाके कितना परम वैभव दिया है, ये तो रुपए की गिरती हुई अवस्था ने बता दिया है, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेस ने बता दिया है, बेरोजगारी ने बता दिया। मैं आपको बता दूं, राम मंदिर देखिए, 132 करोड़ लोगों की, हिंदुस्तानियों की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो यकीन माने कि हम लोग जो अपील बार बार कर रहे हैं लोगों से, क्यों करनी? हम लोग बार बार जो अपील कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके करें और एक नजीर पेश करें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। भारत की इस मिसाल को कायम यासिर साहब ये बताइए, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने ये मुद्दा पिछले सालों में कब उठाया था, आपको याद है? आधा उन्होंने नहीं बोला, वो मैं पूरा आपको याद है? संघ ने, यासिर साहब मोहन भागवत जी ने ये मुद्दा कब उठाया था इससे पहले, आपको याद है? राम मंदिर बनाना होगा, लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ा है कि 2019 में अगर फिर से सत्ता पानी है तो राम मंदिर बनाना होगा, वरना डब्बा गोल हो सकता है। ये नौबत क्यों आई? समीर एक जवाब दे। भाई साहब, हाँ, इनको काका, इनको एक मिनट मेरी बात सुनने दीजिए। मैं बिहार वाले बहन जी को भी सुन रहा था और सपा के भाई साहब को भी सुन रहा था। बिहार में कांग्रेस की ये स्थिति है कि भ्रष्टाचार के जो मसीहा हैं इस देश के अंदर, जो एक पॉलिटिशियन जिसको भ्रष्टाचार के नाते सजा हुई है, जो चारा घोटाला के बेताज बादशाह हैं, उनके साथ राहुल गांधी जी ने गठजोड़ किया है। दोनों भाई भाई हैं, किसी ने 12 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से लूटा है, किसी ने बिहार के खजाने को लूटा है, और बिहार की जनता बहुत समझदार है। जो आज है उससे कम होने वाले हैं। जेल से बैठकर चुनाव लड़ेंगे। और मेरी बात सुनिए, आपने मेरे को तीनों बातों का आपका जवाब दूंगा। और आपने कहा यूपी के अंदर गवर्नमेंट की, मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। सृजन घोटाले पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कौन सी है? अखिलेश जी वाली समाजवादी पार्टी है, शिव प्रकाश जी वाली है, मुलायम सिंह जी वाली है? आप ये बताइए, येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार पर जेल गए कि नहीं गए? और आपने उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया कर्नाटक के अंदर, आप सृजन घोटाले पर चुप बैठे हुए हैं। देश का सबसे बड़ा जो घोटाला है वो राफेल घोटाला है, उस पर आप सीबीआई के चीफ को छोटा सा ब्रेक। हफीज गांधी साहब, एक एक करके हम सब लोग बोलेंगे तो आवाज सबकी अच्छी लगेगी और सबको सुनाई भी देगी, व्यूअर्स तक भी पहुंचेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर और इसी सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे कि भाई क्या रीजनल पार्टियां जो हैं जिस तरह से अपनी खम ठोक रही हैं, क्या रीजनल पार्टियों के नाम रहेगा क्या 2019? फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइए। तो रीजनल पार्टियों के नाम रहेगा क्या 2019? ये है हमारा आज का सवाल, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी को, जो बिहार की रीजनल पार्टीज हैं, एनडीए की घटक दल, उन्होंने परेशान किया हुआ है, और दूसरी तरफ महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, यूपी में उनकी आपसी रस्साकशी भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे परेशान नजर आ रही है। हमारे साथ हफीज गांधी साहब मौजूद हैं। हफीज गांधी साहब, अब यूपी की फिर बात कर लेते हैं, और अभी हम बिहार में बात कर रहे थे कि एनडीए के जो पार्टनर्स हैं वो किस तरह से उनकी रस्साकशी नजर आ रही है सीटों के बंटवारे को लेकर, वैसा ही कुछ यूपी में भी होता हुआ हम देख रहे हैं। यहां तक खबरें हैं कि मायावती इस बात पर अड़ी हुई हैं कि 60 सीटों पर उनके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे 80 में से, और 18 सीटें जो हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, 2 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी लड़ने के लिए अगर महागठबंधन होता है तो। और यही बात जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों को नाराज कर रही है, वो खफा हो रहे हैं और फिर शिवपाल यादव की पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आप क्लियर कीजिए कि हकीकत क्या है। देखिए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। आप ये देखिए, बहन जी का वक्तव्य देखिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको सम्मानजनक सीटें मिले, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने को विस्तार करना चाहती है, अपने को एक्सपेंड करना चाहती है, और ये सही बात है। समाजवादी पार्टी के नेता के मुंह से कब हम सुनेंगे कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए? यादव जी ने 18 सीटें दे रही है, वो 60 सीटें दे रहे हैं। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है,
देखिए हमारा लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी को 2019 में सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि जिस तरह से देश का नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके लिए हम कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा है कुर्बानी दे देंगे, 60 सीटों पर लड़ने की इजाजत दे देंगे, बीएसपी को 60 सीटें दे देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन उभरे और 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और उसके सहयोगी दलों को टक्कर दी जा सके। उस महागठबंधन के लिए मतलब बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी बीएसपी को 60 सीटें देने के लिए भी तैयार है। सम्मानजनक सीटें पाना हर पार्टी का हक है। हाँ तो सम्मानजनक है उनके लिए, दे देंगे। क्लियर करिए कि आप 60 सीटें देंगे बीएसपी को। अपने स्तर पर लोग अटकलें लगा रहे हैं, अपने स्तर पर लोग अटकलें लगा रहे हैं। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि हम इस बार कोई भी चीज बताने वाले नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे ये क्लियर कीजिए ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सरेंडर क्यों कर दिया है आप लोगों ने बीएसपी के आगे? मैं क्लियर मतलब अखिलेश के कद को खुद समाजवादी पार्टी कि 18 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। आप मुझे बताइए क्या सरेंडर, क्या सम्मान देना सरेंडर करना है? आप मुझे बताइए क्या सम्मान देना सरेंडर करना है? मतलब सम्मान देना सरेंडर करना नहीं है। हम सम्मान देना जानते हैं और हम ये भी जानते हैं अभी चलो सम्मान मानो या सरेंडर मानो, से गठबंधन आपने मान लिया ना। इस गठबंधन के रिजल्ट आ चुके हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है। शिव भैया 5 बार उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 महीने के अंतराल पर आए हूँ। बनारस के अंदर पुल गिर गया, प्रधानमंत्री जी बहुत दिनों बाद वहां पर गए, लेकिन आज गठबंधन उत्तर प्रदेश का दौरा बार बार कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश का दौरा बार बार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि बढ़ चुकी है, आरएसएस की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। तो गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल परेशान है। और अगर परेशान नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी 4.5 साल में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से गठबंधन उभर रहा है और इस गठबंधन ने परिणाम देना शुरू कर दिए हैं। तो आज फातिमा बताइए, 2 सीटें 80 में से 2 सीटें परेशानियों का कांग्रेस को मिलना सम्मानजनक है ना आपके लिए, जैसे 18 समाजवादी पार्टी के लिए सम्मानजनक है? देखिए मैं इस पर अभी कोई वक्तव्य नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूं समीर 2014 में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख और काला धन, इस बिना पे ये सरकार आई थी। और पीछे 4.5 साल में गिरता रुपया, बढ़ता जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल और जिस तरह से घोटालों का लगातार अंबार लगा है, अभी राफेल, नोटबंदी, इन सब चीजों से पार पाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह का लालू यादव के गोद में माहौल पैदा कर रहे हैं। 1 मिनट पहले मेरी बात सुन ले समीर। यादव की गोद में बैठकर भ्रष्टाचार की बातें, अरे अरे भ्रष्टाचार, लालू यादव के भ्रष्टाचार के आपके जाल में नहीं फंसने वाले। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दो। 4.5 साल में बीजेपी का 7 स्टार उनकी गोद में बैठकर जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति कर रही है। ऑफिस बन जाता है जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त होता है कि राम मंदिर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि आप राम मंदिर बना ही नहीं सकते हो। जेल में गए हैं आपने अभी बात की गंगा जमुनी तहजीब की, गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी आगे लेके जा सकती है। किस गरीब की लड़ाई लड़ते जेल में गए हैं, गंगा जमुनी किन गरीबों का मुद्दा लड़ते जेल में गए हैं? बताइए तो सही, लालू यादव किसकी लड़ाई लड़ते जेल में गए? लालू यादव किसकी लड़ाई लड़ते जेल में गए? लालू यादव जी किस आंदोलन जेल में जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए। 2 सीटें लालू यादव जी किस आंदोलन के कारण जेल में है? उनको अरे भाई चुप साहब, राफेल में डसॉल्ट से डील दिलवाते लालू यादव जी किस कारण जेल में है? येदियुरप्पा जी यूपी में कितने गरीबों का फायदा हुआ? सृजन घोटाले में कितने गरीबों का फायदा हुआ? व्यापम का घोटाला हुआ, मायावती के सामने सरेंडर क्यों कर दिया है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने? पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला हुआ, ने कितनी सीटें जीत ली 2014 में लोकसभा चुनाव में? हमारे गठबंधन की सरकार ने भ्रष्टाचार को रोका है। हाँ, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। अरे फल फूल भी रहा था इन्हीं के छत्र छाया में। बिहार का अरे हम लोग वेंटिलेटर, आप तो 25 साल से लटक के चल रहे हैं आप लोग बिहार में। संभल नहीं रहा। बिहार में 25 साल से लटकने वाली पार्टी आज मोटिवेटेड इसलिए फील कर रही है
ठीक है, कि इन्होंने ब्राह्मण जाति को अध्यक्ष बनाया है, यही इनका मोटिवेटेड होने का कारण है। भाई गजब बात है, आपकी जो 27 सीटें बिहार पर आई है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर आई है। इसको याद रखिएगा, सिर्फ एक जातिगत अध्यक्ष बना देने पर इतना ज्यादा मिल जाइएगा। आपके पार्टी की मिट्टी में मिलने की है, बिहार में जो बचा कुचा है वो खत्म हो जाएगा। कि आपने देश किस ढंग से लूटा है। अच्छा ठीक है, तरुण चुग साहब, अब सुनिए मोदी जी। अरे भाई हफीज गांधी साहब, एक मिनट, आपसे जब पूछा जाए तभी बोलिएगा ना, प्लीज गुजारिश है। तरुण चुग साहब, सवाल तो सुनिए ना, लगातार बोलते हैं आप। चुग साहब, मेरा सवाल सुनिए। सवाल यह है कि भाई अब देखिए, जब आपस में इतनी ज्यादा उदार भावनाएं हैं कि समाजवादी पार्टी 60 सीटें तक देने के लिए तैयार है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है, तो आप ये सोचिए, आप खुश मत होइए, आप ये सोचिए कि महागठबंधन जो है वो कितना मजबूत बन रहा है। समीर महागठबंधन कितना मजबूत बन रहा है। आपस में कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी झुकने के लिए तैयार है रीजनल पार्टी के सामने, तो आपके सामने तो दिक्कत होगी ना। फिर तो ऐसे में सिर्फ राम मंदिर ही याद आएगा। बताइए, महागठबंधन कहीं भी नहीं है। महागठबंधन एक काल्पनिक सौदा है, एक मसौदा है जो कोई सिरे नहीं चढ़ेगा। ना तो मायावती जी सपा के साथ जाने वाली है, ना लालू जी और सपा मिलने वाली है, ना मायावती और ममता जी, ना नेता है, ना इनके पास कोई अभिनेता है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए महागठबंधन कहीं नहीं है, ये केवल कुछ नेताओं के दिमाग में है। और 2019 में नरेंद्र मोदी की सुनामी चलेगी, ये सारे महाशाह गठबंधन उसमें बह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उससे ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता मिल जाएगी। मतलब ब्रांड मोदी को बना, अरे भैया, देश के अंदर गरीब की चिंता करने वाले की सुनामी चलेगी, गरीब के लिए काम करने वाले मोदी की सुनामी चलेगी, गरीब के लिए लड़ने वाले मोदी की सुनामी चलेगी। ठीक है। गरीब के लिए काम करने वाले नेता आगे आएंगे, गरीब का पैसा खाने वाले, चारा खाने वाले, 12 लाख करोड़ की चोरी करने वाले आगे नहीं आएंगे। और यही वजह है कि बीजेपी बहुत ज्यादा झुकने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे दल जो उसके साथ हैं उनके सामने झुक जाएगी, उनकी बातें मानी जाएंगी, जिसमें एक आरएलएसपी भी है। ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि ब्रांड मोदी तो उनके पास है? देखिए, आपको जब आज देश आजाद हुआ उसके बाद 4 लोकसभा लगातार 4 लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से कांग्रेस एक मोनोलिथिक पार्टी थी, कांग्रेस एक सिस्टम था, और जिस तरीके से कांग्रेस का बिखराव हुआ, बिखराव क्यों हुआ? बिखराव इसलिए हुआ कि जो संविधान के निर्माता थे वो सामाजिक क्रांति और प्रजातंत्र और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर एक नया भारत बनाना चाहते थे। पिछले पंक्ति के लोगों को भागीदारी देना चाहते थे, लेकिन ये भागीदारी मिल नहीं पाई, जिस कारण से आप देखते हैं कि कांग्रेस भी टूटी और लगातार रीजनल पार्टीज का उभार हुआ। और तब से 1984 या उससे पहले से भी हम देखते हैं कि जो नेशनल पार्टीज है उसका वोट परसेंटेज लगातार कम रहा है। जैसा कि 1984 में देखिए, कांग्रेस को 48% वोट आई थी और 8% या 10% वोट बाकी नेशनल पार्टीज को आई थी, तो लगभग वो 58% वोट था। आज के दिन में 2014 के भी इलेक्शन में आप देखिएगा तो रीजनल पार्टीज का लगभग 50% वोट है। और ये 15वां लोकसभा भी आप देखिएगा तो लगभग 50% वोट रीजनल पार्टीज का है। इससे ये दर्शाता है कि रीजनल पार्टीज का उभार हुआ है और नेशनल पार्टीज कम हुई है। 2019 के इलेक्शन में भी यही आपको दिखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का नो डाउट जो उनका मिशन है, सबका साथ सबका विकास, वो जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं, तो वो बट नेचुरल है कि वो हमारा फलदायक जो सबका साथ सबका विकास है वो हमें फल देगा। क्योंकि जमहूरियत में जनता भगवान है और हम लोग जनता के साथ हम हमेशा लगातार काम कर रहे हैं, तो हमें फल देगा। लेकिन जो रीजनल पार्टी जब आप लोगों को सीटें कम मिलेंगी लड़ने के लिए, तो फिर कैसे क्या होगा? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 50% वोट परसेंटेज अभी भी रीजनल पार्टीज के साथ है। और बीजेपी भी ये जानती है कि
और जो बड़े घटक दल है ये जानते हैं, और वो भी उनका भी एक मैकेनिज्म होता है कि हमें लगता है कि सम्मानजनक सीटें जो जितना जनता के साथ है, जो अपने भगवान के साथ जो दिख रहा है, उसको एक सम्मानजनक सीटें बीजेपी देगी, ये हमारा ये मानना है। और तभी जाकर 2019 का जो बैटल आप दिखा रहे हैं वो हमारे पक्ष में होगा, और जो अभी के प्रधानमंत्री हैं फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ ठीक है। सुहेली मेहता जी, ये आइडिया आपको समझ में आता है, और यूपी से सीख लेने के लिए आप कुछ तैयार हैं क्या? जेडीयू क्या यूपी से कुछ सीख लेगी? जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं मायावती के लिए, कांग्रेस पार्टी झुकने के लिए तैयार है, क्या जेडीयू को दिख रही हैं ये सारी बातें कि कैसे मजबूत गठबंधन बनाया जाता है? हमको किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है। समीर भैया उनसे भी पूछ लो, वो 18 लेने को तैयार भी हैं। उदाहरण है, और जिस तरह से जीरो माइनस से लेकर और प्लस तक जो विकास हुआ है बिहार में, हम उस बल पर बात करते हैं। हम और दूसरे रीजनल पार्टी के तरह गफलत में नहीं रहते हैं कि रीजनल पार्टी की ऐसे ही 50% वोट हो जाते हैं। हमारे वोट बिहार में इसलिए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने, उनके नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, बेटियां पढ़ने लगी हैं, महिलाएं सशक्त हुई हैं, बाद बाकी जितने भी विकास हुए हैं, रोड बने हैं, बिजली यहाँ ज्यादा से ज्यादा आई है। बेटियां स्कूल ड्रॉप करने लगी हैं। ये इनको नहीं समझ में आएगा, कांग्रेस को ये नहीं समझ में आएगा। इस बात को बता दीजिए, 70 साल की सत्ता ने बिहार को कहां बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, मत घूमिए, शायद इनको याद नहीं सुहेली जी, आज अगर सुहेली जी मुझे एक सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुहेली जी, नीतीश जी के चेहरे पर ही आए हैं, तो ये कुछ ज्यादा ठीक है, नीतीश जी का चेहरा, ठीक है, ठीक है, बलशाली हो गए हैं। ठीक है सुहेली जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब 6 सांसद एलजेपी के जीत के आए 2014 में और 3 सांसद जीत के आए आरएलएसपी के, तो फिर आप एलजेपी को 5 सीटें और 2 सीटें आरएलएसपी को लड़ने के लिए कैसे दे सकती हैं? ये तो लॉजिकल बात है ना भाई। हम कहां दे रहे हैं, हम कहां दे रहे हैं? जो इस आप अड़े तो हुए ना कि बीजेपी और बीजेपी के साथ आप 50-50 सीटें बांट लेंगी, उसके बाद जो बचेगा वो इन लोगों को मिलेगा, तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या? देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारी पार्टी की बात हुई है, समझौता हुआ है, तो हमारे काम के आधार पर हुआ है। इसलिए जिनको जितनी सीटें मांगनी है, जो करना है, अपना भारतीय जनता पार्टी से मांगे। हम लोग इसमें कहीं नहीं है। हम बिहार का विकास किए हैं, और बिहार में जो भी चुनाव जीतेगा वह नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जीतेगा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे इतने सीटों पर समझौता होगा तो उसके आधार पर होगा। कांग्रेस को चूंकि लटक के लड़ने की हमेशा आदत है, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही हैं, या और पार्टियां इस तरह की बातें कर रही हैं। लोग तरह तरह के पूरे बिहार में घूमकर खीर बनाए, खिचड़ी बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन जब सब जगह से समझ में आ गया कि हम कहां पर हैं, तब आज यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कौन रोकता है? नरेंद्र मोदी जी के सिवा कोई है भी नहीं इस देश में, नहीं है कि कोई दूसरा चेहरा आ सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। महागठबंधन पहले ही सरेंडर कर दिया है, सबसे बड़ी पार्टी ने कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। पहले महागठबंधन को सलाह है कि एक नेता चुन ले, उसके बाद मुकाबला करने की सोचे। सोहेली जी का जो ये पूरा जो वक्तव्य है वो व्याकुलपना का एक दर्शाता है। देखिए जिस तरीके से इनके मुख्यमंत्री जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, पिछले 4 सालों में 4 सरकारें बदल गई, लगातार लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था चकनाचूर हो चुका है, और जिस तरीके से महिलाओं को के ऊपर अन्याय हो रहा है, लगातार इनका ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर भी ये अपनी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए न्यूज लगातार प्लांट करवा रहे हैं, और हमें खीर और खिचड़ी की भाषा समझा रहे हैं। हम तो प्री पोल अलायंस है और हम पोस्ट पोल अलायंस तो है नहीं। जिस तरीके से आपका वक्तव्य है सोहेली जी, ये दर्शाता है कि ये व्याकुलता पुनः की निशानी है। ये वक्तव्य गठबंधन को कमजोर करती है। ये वक्तव्य जो है तार्किक नहीं है, न्याय संगत नहीं है। ये बड़ी बात है, इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उतावलापन का ये निशानी है। जिस तरीके से इनका बात है, आप देख लीजिए, ठीक है, एनडीए से जितना परेशान, मुझे ये बताइए किस तरह से दोनों दल लड़ रहे हैं। ठीक तरीके से वहाँ पे हर दिन मारा जा रहा है हमारे साथियों को, आप देखिए। ठीक है, ठीक है यासिर, कुल मिलाकर महागठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है ना। ये एक बड़ी टक्कर होगी अगर एसपी बीएसपी साथ, अब ये आपस में वो कितनी सीटें बांटते हैं
दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। लेकिन ये महागठबंधन जो है ये एक मजबूत चुनौती तो देने जा रहा है। यही वजह है कि भाई संघ कह रहा है कि राम मंदिर बनाओ वरना फिर डब्बा गोल हो सकता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक महागठबंधन की जो परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं शायद खड़ा कर सकें, लेकिन भारत के लोग या जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वो बहुत समझदार हैं। उन्हें याद आएगा वो वक्तव्य राजीव गांधी जी का, जब उन्होंने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 90 पैसे रस्ते से खत्म हो जाता है। आज की सरकार 1 रुपए भेजती है तो 1 रुपए पहुंचता है, वहां के काम के, वहां के विकास में 1 रुपए पहुंचता है। और मैं आपको बताऊं जो अभी बात आपने खत्म कर दिया भ्रष्टाचार। उन्हें ये भी याद आएगा कि पेट्रोल 90 रुपए से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। उन्हें ये भी याद आएगा कि आज तक के इतिहास में रुपया अपने न्यूनतम लेवल पर है। उनको ये भी याद आएगा कि 2 करोड़ रोजगार देने थे। उनको ये भी याद आएगा कि किस तरह से आज आपने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। उनको ये भी याद आएगा कि किस तरह से आपने अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी बर्बाद कर दी है। तो आज नरेंद्र मोदी जी गरीबों की बात नहीं करते हैं, वो अनिल अंबानी की बात करते हैं। जो कंपनी 45,000 करोड़ के घाटे में है उसको आप राफेल से डील दिलाते हैं। तो आप कॉर्पोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी आप देखिएगा कि 2019 में यानी कुल मिलाकर आप लोगों की वजह से है, इसलिए आप कम्युनल एजेंडा पर लौट रहे हैं। आप विकास के एजेंडे की बात करते हैं। हफीज गांधी साहब एक छोटे से सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रांड मोदी को टक्कर देने के चक्कर में ब्रांड मायावती को बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं और ब्रांड अखिलेश कमजोर कर रहे हैं? छोटा सा जवाब। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो आंकड़े आपने यूपी की सीटों को दिए थे वो बिल्कुल मैं समझता हूं कि कतई सही नहीं है। अभी इस तरह के कोई आंकड़े बाहर नहीं आए हैं। जहां तक सवाल हमारा है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा है कि हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है किसी भी तरह की कुर्बानी दे सकते हैं। तो ये बड़ा दिल देखिए अखिलेश जी का, जो असंतुष्ट होंगे वो चाचा शिवपाल की पार्टी से लड़ेंगे, जिनको टिकट आप नहीं देंगे। यही सेटिंग हो रही है ना आप लोगों की। हम देश की संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। ये हमारा बड़ा दिल है, ये हमारा बड़ा दिल है। अरे आप ये देखिए कि क्या किया है आपने। आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आज लोगों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है, दोबारा से चूल्हे पर लौट चुके हैं। तो आप जो है आपने झूठ का आडंबर खड़ा किया है जिसका सिला आपको 2019 में मिलने वाला है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में किया था, जनता ने आपको सबक सिखाया। ये चुनावी भाषण जो है, ये चुनावी भाषण जो है इसका बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा और वो जनता तय करेगी किसके वादों में दम है, किसके दावों में दम है और उसी आधार पर आप लोगों को वोट मिलेगा। किसकी सत्ता बनेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रीजनल पार्टीज जो हैं उनका दबदबा कायम रहेगा, ये बात बिल्कुल तय नजर आ रही है इस डिबेट से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।